आज हम लोग बात करेंगे स्टमक एसिडिटी के बारे में। मैदे की तेज़ाबियत, ये क्या होती है, किस वजह से होती है और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर लोगों में अगर ये मसला आ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए कि इसको आप डिक्रीज़ कर दें और आफ्टर सम टाइम ये ख़त्म हो जाए, आपको ये वाला मसला पेश ना आए। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि अक्सर लोगों को खाना खाने के बाद या फिर वैसे आम रूटीन में भी उन्हें गले में ख़राश सी महसूस होती है। तो अगर तो आपको वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हो रहा है फ़ील ऐसे, और वो कभी कभी है, तो वो तो होता है कि सर्दी लग गई आपको और फ्लू वगैरह के चांसेस हैं, आपको वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर यही आपकी फ़ीलिंग जो है, ये गले में ख़राश, ये सूजन सी, इस तरह की ये जो सिचुएशन है ज़्यादा अरसे तक आपको फ़ील होती रहे, तो आपको इसे नॉर्मली नहीं लेना है। इसको आपने एक तो डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाना है। सेकेंडली, इसका क्या चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो एसोफेगस, ये जो वाल्व होता है, लोअर वाल्व, वो वाला सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके जो मसल्स हैं वो सही से अच्छे से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपका वो जो वाल्व है, गैस्ट्रो एसोफेजियल वाल्व जिसे कहते हैं, वो क्लोज़ नहीं हो रहा है सही से, जिसके नतीजे में क्या होता है, आप खाना खाते हैं, आफ्टर सम टाइम वो जो एसोफेगस है, जब वो स्टमक में जाना होता है तो वो वाल्व वापस से बंद नहीं होता है, जिससे क्या होता है, स्टमक वाली फूड अलोंग विद स्टमक एसिड, वो जो स्टमक में तेज़ाब पैदा होता है, उसके साथ वो जो फूड है वो मूव करती है बैकवर्ड आपके एसोफेगस में। एसोफेगस से देन आपके उसके चांसेस होते हैं कि वो आपके मुंह में आ सकती है और आपको वो जो अक्सर खट्टा सा फील होता है, तेज़ाब सा जैसा, मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, तो वो वाले चांसेस आ जाते हैं। तो इसके ये चांसेस हैं कि आपका वो जो वाल्व है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके लिए एक मेडिकल टर्म भी यूज़ की जाती है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स। और अगर वो जो स्टमक एसिड मूव कर रहा है बैकवर्ड, मैदे का तेज़ाब, तो उसे आप मेडिकल टर्म में लेते हैं एसिड रिफ्लक्स। तो एक तो इसकी वजह से आपका सोर थ्रोट के इश्यूज ज़्यादा आ जाते हैं, गले ख़राब होने के, गले में सूजन, इस तरह की, गले में ख़राश। दूसरा, आपका मुंह का टेस्ट ख़राब होता है, वो तेज़ाबियत सी पूरे आपके इधर सीने वगैरह में आपको फ़ील होती है, जलन सी महसूस होती है उस तेज़ाब की वजह से। अगर यही सिचुएशन आपकी जो है वो चली जाए क्रोनिक लेवल तक या ज़्यादा सिवियर से सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं, तो उसे आप एक और मेडिकल टर्म में नाम दे देते हैं गर्ड का। तो गर्ड की बेसिकली सिम्टम्स क्या होती हैं, आपको हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, आपका जो अपर एब्डोमेन या फिर जिसे आप चेस्ट कहते हैं, उसमें आपको पेन फील होती है, उसमें जलन फील होती है। आपका स्टमक कंटेंट जो है, वो जो फूड आप ले रहे हैं वो आपके स्टमक से बैकवर्ड आपके माउथ में आ रही है, आपके मुंह में आ रही है, जो कि आपको एसिड टेस्ट दे रही है। आपकी जो चेस्ट है उसमें पेन हो रही है, वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाती है। आपको स्वेलविंग में इशू आ रहा है, जब आप स्वेलो करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, निगलते हैं, तो आपको पेन महसूस होती है आपके गले में। तो इसी तरह ये कॉम्प्लिकेशन आपके मुंह के साथ, आपके गले में, आपके लंग्स में, या फिर बहुत सीवियर कंडीशन तक वो जो खांसी आती है अक्सर लोगों में, वो वहाँ तक चले जाती हैं, तो वो फिर गर्ड की सिचुएशन आ जाती है। तो क्या कंडीशन हो सकती है जो कि एसिड रिफ्लक्स का बायस बनती है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एसिड रिफ्लक्स मोस्टली होता है। तो उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि आपने जो खाना खाया है वो आपके स्टमक में ज़्यादा देर तक रहा है, वो उसमें आपका स्टमक खाली नहीं हो रहा है, उसके अंदर ज़्यादा देर तक खुराक रही है। जितनी देर तक खुराक जो है वो आपके स्टमक में स्टे कर रही है, आपका स्टमक एसिड उतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्टमक एसिड ज़्यादा हो गया, आपकी फूड वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगी इस वजह से, ठीक है। तो ये वाले जो कंडीशंस हैं ये आपकी एसिड रिफ्लक्स की तरफ लेके जाती हैं, आपकी मैदे की तेज़ाबियत की तरफ लेके जाती हैं आपको। तो अगर आप इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसका इलाज नहीं कर रहे हैं, इसके ये वाले सिम्टम्स देख के भी, तो ये सिम्टम्स आपके क्रोनिक लेवल तक चले जाती हैं, जिसमें फिर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप ये वाले सिम्टम्स पहले ही देख रहे हैं, तो आप अपनी सेल्फ़ केयर या अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके भी इस डिज़ीज़ को कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो ये सर्जरी तक के सीवियर कंडीशंस तक चली जाती हैं। तो इस कॉम्प्लिकेशन में जाने से बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप कैसे ले रहे हैं, द वे यू आर ईटिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव। आप कैसे खाना खा रहे हैं उसको थोड़ा सा उस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, तो इसे आप बेहतर कर सकते हैं।
तो अभी मैं कुछ 9 टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपको मैदे की तेज़ाबियत के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं, आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि कम खाएं और आहिस्ता से खाएं। क्या होता है जब आप दिन में 3 बार मील ले रहे हैं अपना, लेकिन वो मील टाइम में आपने वो जो मील प्लेट है आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप खाना खा रहे हैं 3 वक्त में, तो ऐसे में क्या होता है आपका स्टमक ज़्यादा देर तक फुल रहता है। तो फुल रहने की वजह से भी ये स्टमक एसिडिटी हो जाती है। तो आप क्या करें, आप 3 टाइम में ज़्यादा खाना खाने से गुरेज करें और आप स्मॉल क्वांटिटीज़ ले लें और थोड़े वक्फे बाद खा लें खाना। मतलब आप 4 बार लें खाना, लेकिन थोड़ा कम कम खाएं कि एक टाइम में आपका स्टमक बहुत ज़्यादा फुल ना हो जाए। फिर कुछ फूड आइटम्स आ जाती हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स कॉज करती हैं, तो उन फूड आइटम्स से जो है वो आपने अवॉइड करना है। उसमें कौन सी आ जाती है फूड, सबसे पहले वो आ जाती है आपके पास मिंट, पुदीना, फैटी फूड्स जिसमें आपके पास मीट आ जाता है, बटर आ जाता है, घी आ जाता है, मक्खन वगैरह। फिर आपके पास वो जो स्पाइसी फूड्स हैं, ये टमाटर जो होता है, अनियन, प्याज, गार्लिक, ये जो लहसुन होता है, कॉफ़ी, इसी तरह से टी, अल्कोहल। तो इसका ये नहीं है कि ये वाली आपने चीज़ें बिल्कुल ही अपनी डाइट से ख़त्म कर देनी है। कुछ डिफरेंट पीपल जो हैं उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस होती हैं। तो आपने इनमें से कुछ कुछ को एलिमिनेट करना है, और उसके एलिमिनेट करने से आपने ये भी देखना है कि हाँ, अगर मैंने लेट्स सपोज़ कॉफ़ी को अपनी डाइट से रिमूव किया है तो क्या मेरे स्टमक एसिडिटी अभी भी मुझे हो रही है या फिर अब नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप अदरवाइज़ अगर कॉफ़ी सही है आपके लिए, कॉफ़ी यूज़ करने के को स्किप करने के बाद भी आपके जो है वो स्टमक एसिडिटी कंटिन्यू है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं नॉर्मल अमाउंट में। फिर आप नई चीज़ को देखें कि हाँ, इसको मैं रिमूव करके एलिमिनेट करके देखूं तो क्या मेरी जो मैदे की तेज़ाबियत है वो कम हो रही है या नहीं। नेक्स्ट में आप वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उससे क्या होता है, आप फील करेंगे जब भी आप कार्बोनेटेड ड्रिंक कोई यूज़ करें तो आफ्टर दैट यू फील अ बर्प। तो इससे क्या होता है, इस बर्प की वजह से वो जो स्टमक एसिड है वो आपके एसोफेगस की तरफ आ सकता है, जिससे आपको एसिडिटी फील होती है आपके चेस्ट में। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक से बेहतर है कि आप एक सिंपल फ्लैट ड्रिंक यूज़ करें, फ्लैट वाटर यूज़ करें, वो आपके लिए और ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ आप खाना खाने के बाद लेटें नहीं, फ़ौरन लेटना वो आपके लिए कोई इशू कॉज कर सकता है। जब आप खाना खाने के बाद या तो खड़े हैं यानी वॉक कर रहे हैं, सम टाइप ऑफ एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, तो या फिर आप बैठे हैं स्ट्रेट, तो ऐसे में क्या होता है, ग्रेविटी वो चीज़ है जो कि आपकी फूड को आपके स्टमक में रख रही है। तो अगर आप लेट जाएंगे तो चांसेस हैं आपका वॉल्व जो है वो ओपन हो जाए, तो जिससे आपकी फूड जो है वो एसोफेगस की तरफ जा सकती है। तो लेटने से 3 घंटा पहले आपने अपना खाना स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है कि आपने खाना खाने के बाद ना तो रात को लेटना है, ना दोपहर को, ना सुबह को। और अपना वो जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है, मिडनाइट में आप स्नैक्स ले रहे हैं, उससे भी थोड़ा जो है वो थोड़ा अवॉइड करें, ज़्यादा लेट ना लें। इससे क्या होगा, आप खाएंगे फ़ौरन और देन आप आफ्टर ईट आप लेट जाएंगे, जो कि कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है। इसके बाद आप खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड से ना चलें। लाइक आप खाना खाएं उसके बाद विगरस एक्सरसाइज बहुत से लोग करते हैं, तो वो आपने अवॉइड करनी है। हाँ, आप थोड़ा सा चल सकते हैं, इट्स अ नॉर्मल वॉक, हाँ, लेकिन आप जो आफ्टर डिनर वो जो करते हैं विगरस एक्सरसाइज, जिसमें मोस्टली स्पेशली अगर बेंडिंग इन्वॉल्व करें आप, तो उसे स्टॉप करें, उसे अवॉइड करें। इससे क्या होगा, आपका स्टमक एसिड जो है वो आपके एसोफेगस तक जा सकता है, जिससे स्टमक एसिडिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, आपको सीने में जलन महसूस होती है। आपने जब सोना है तो आपका जो सर है वो आपके पाँव से लाइक उसकी जो ऊपर की तरफ हाइट है वो 6 से 8 इंच ऊंचा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर फीट। आपके पाँव जो है वो लाइक नीचे हो, तो इसके लिए बहुत से लोग पिलोज़ यूज़ करते हैं। तो लेकिन अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो 3 से 4 पिलोज़ यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, जो कि एक अच्छा एक बैलेंस्ड लेवल नहीं देते हैं। तो आप एक्स्ट्रा टॉल बेड राइजर्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि सपोर्ट करेंगे आपको। इसके साथ साथ आपका वेट,
आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, वो मसल्स जो आपके लोअर स्फिंक्टर को क्लोज़ करने में हेल्प आउट कर रहे थे वो स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे आपका स्फिंक्टर सही से क्लोज़ नहीं होता है, जिसके चांसेस होते हैं हार्ट बर्न के, सीने में जलन के, आपके फूड कंटेंट, स्टमक फूड कंटेंट जो है वो आपका मूव कर सकता है आपके स्टमक की तरफ। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, बिकॉज निकोटिन जो होता है स्मोक उसके अंदर पाया जाता है, तो उसके क्या होता है, वो आपके लोअर एसोफेजियल जो स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स कर देता है, जिससे आपका वो क्लोज़ नहीं होता है और फूड के चांसेस होते हैं कि वो आपके एसोफेगस की तरफ मूव करें। इसके अलावा आप अगर कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहे हैं तो उसको चेक करें, उसके अंदर एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होगा, अगर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स हैं जो कि आपके स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी मेडिसिन होती हैं जिसमें आ जाती हैं कि जिसमें बिसफॉस्फोनेट्स जैसे कि फोसामैक्स या बॉनविया या एक्टोनेल आ जाते हैं, तो वो आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए मोस्टली प्रेफर की जाती हैं, तो वो भी आपके एसोफेगस को थोड़ा इरिटेट कर सकती हैं। तो जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं उस पर भी थोड़ी सी एक नज़र रखें कि वो कैसी है, उसमें क्या क्या कंटेंट हैं, वो आपके एसोफेगस को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हैं, आपके स्टमक को इश्यूज़ तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और सीरियस चांसेस हों तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।